नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ब्रजेश कुमार यादव आपका अपने चैनल ज्ञानोदय सरिता पर स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण पर। किस पर बात करेंगे? गोलीय दर्पण पर आपको बात करनी है। तो आइए पढ़ें भैया, स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या है? देखो, स्फेरिकल मिरर, देखिए गोलीय दर्पण कांच के गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। देखो इसकी परिभाषा, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक ओर पेंट या पॉलिश करते हैं। इसके क्या करते हैं? जिसके एक ओर पेंट या पॉलिश करते हैं, पेंट या पॉलिश करते हैं। चलो, इसके एक और पेंट या पॉलिश करते हैं। आइए चलिए, यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहला नंबर, एक नंबर होता है अवतल दर्पण। एक नंबर क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। दूसरा नंबर क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। आइए अवतल दर्पण की बात करें। अवतल दर्पण एकदम आप जो है अच्छे से पढ़ाई करिए। ऐसा दर्पण, देखो, ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग से परावर्तन की घटना होती है। ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग से, दबे हुए भाग से परावर्तन की घटना होती है। परावर्तन की घटना होती है। आइए, ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग से परावर्तन की घटना होती है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इनको याद करते हुए चलिए कि ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग से क्या हो? परावर्तन की घटना दबे हुए भाग से हो, ठीक है। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन की घटना क्या हो? दबे हुए भाग से हो। जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। अगर बाहर कलई कर दिए, ये आपका अवतल दर्पण हुआ, और ये दबा हुआ भाग है। ये क्या है? दबा हुआ भाग। दबे हुए भाग से क्या होगा? परावर्तन होगा। तब ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। फिर उसके बाद भैया बात करें उत्तल दर्पण की, ठीक है, पढ़ते चलिए। उत्तल दर्पण की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जब बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होगा, देखो, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन, जिसमें परावर्तन की घटना, परावर्तन की घटना उभरे हुए भाग से हो। कहाँ से हो? उभरे हुए भाग से हो। तो उसे उत्तल दर्पण, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए चलिए, ये आपका जो है तो ये अगर ये हुआ है उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल,
अगर उभरे हुए तल से, ये उभरा हुआ तल है, इससे परावर्तन होगा तो ये कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसमें कलई अंदर की ओर की जाती है। आइए अब आपसे बात करें, ठीक है, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, देखो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये पेपर में आता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले बात करें वक्रता केंद्र की। ठीक है, ध्रुव की बात कर लें पहले, ध्रुव की। चलिए, जैसे मान लो यहाँ लेते हैं एक दर्पण, सबसे पहले पोल, पोल की बात करें ध्रुव की। देखो जैसे ये आपका एक गोलीय दर्पण है, ये आपका गोलीय दर्पण है, तो ऐसे अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, बाहर कलई कर दें, यहाँ क्या कर दें, बाहर कलई कर दें, तो ये अवतल दर्पण होगा। ये कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण। और एक यहाँ दर्पण लेते हैं, इसमें अंदर कलई कर दिए, इसमें क्या कर दिए, अंदर कलई कर दिए, तो कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। अब जो है यहाँ ये इसका परावर्तक तल है, ये वाला अंदर का जो तल है ये क्या है? परावर्तक तल है। और इसमें बात करें, इस वाले में बात करें तो ये परावर्तक तल है, जो उभरा हुआ भाग है, जो उभरा हुआ भाग है ये क्या है? परावर्तक तल है। चलिए, तो देखिए अब ये परावर्तक तल जो है, इसका जो ये मध्य बिंदु है, इसका ये मध्य बिंदु, इसी को ध्रुव कहते हैं। और इसमें जो ये परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो देखो क्या क्या बताया हमने? परावर्तक तल, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, के मध्य बिंदु, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। आइए चलिए, अब जो है कुल मिलाकर के ये एक गोला हो। अब पढ़ेंगे हम लोग जो है वक्रता केंद्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, जैसे ये आपका गोला है, तो इसी को काट देते हैं बीच से, बीच से काट देते हैं। गोला है तो इसका केंद्र भी होगा। ठीक है, अगर ये गोला है तो इसका केंद्र भी होगा ना। अब इसको बीच से काट दिए और बाहर कलई कर दिए, बाहर क्या किए? कलई कर दिए, बाहर कलई कर दिए तो अवतल दर्पण हो गया। अब ये यहाँ पर ध्रुव है और ये इसका केंद्र है। तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग है, गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को ये क्या है? वक्रता केंद्र। और गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी ये त्रिज्या को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो यहाँ पर हम एक मुख्य चीज देते हैं, ये मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो क्या लिखेंगे परिभाषा? देखो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को, उसके केंद्र को उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए, यहाँ देखिए ये वक्रता केंद्र है आपका। ये क्या है? इसका वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और इसमें यहाँ पर ये हो जाएगा वक्रता केंद्र सी। ठीक है, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण में। ठीक, चलो गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। आइए अब वक्रता त्रिज्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वक्रता त्रिज्या। सेंटर ऑफ कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो देखो वही चीज, गोली दर्पण इस गोले का भाग है उसके केंद्र उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या आर कहेंगे। ये हो जाएगा आर वक्रता त्रिज्या। ठीक, चलिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उसकी, उसके केंद्र को, हाँ उसकी त्रिज्या को, हाँ, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आइए चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। मतलब वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं, r बराबर 2f फार्मूला होता है। और चीज जानो, अवतल लेंस की वक्रता, अवतल दर्पण सॉरी, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती, ऋणात्मक, तथा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब पढ़ेंगे हम फोकस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फोकस पढ़ेंगे। ठीक है, देखो वक्रता केंद्र, जैसे ये आपका, यहाँ ध्यान दें, ये वक्रता केंद्र है, ये मध्य बिंदु यफ है, ये इसका मध्य बिंदु यफ है, ये हो गया फोकस। ये क्या हो गया? फोकस। ये भी इसका क्या हो गया? फोकस हो गया। ठीक, तो ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है? ध्रुव है। इसके बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक, देखो यहाँ वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। आइए कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए यहाँ पर एक मुख्य बात, अब आगे बात करेंगे, फोकस दूरी पढ़ेंगे। फोकस दूरी, फोकस दूरी की परिभाषा आपको, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। चलिए ध्रुव तथा फोकस, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को, फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आइए यहाँ देखिए, हमने क्या लिखा? ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी। यहाँ आइए
ये ध्रुव है आपका, ये क्या है, ध्रुव है, ये ध्रुव है। और ये क्या है, फोकस है आपका, ये क्या है, फोकस है। अब ध्रुव और फोकस के जो बीच की ये दूरी है, यहाँ से ये, यही आपका फोकस दूरी बनेगा। ये दूरी क्या बनेगा, फोकस दूरी बनेगा। यहाँ भी आप देख लें, ये आपकी एफ बनेगी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी यहाँ तक। ठीक, ये आपका ध्रुव हो गया और ये फोकस हो गया। और इसके बीच की जो दूरी है, यही टोटल दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाए। ठीक, यहाँ आ जाओ। देखिए, अब जो है आपको आगे जाना है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अवतल दर्पण की, हाँ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। आइए, उसके बाद उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। चलिए, याद रखिएगा इसे। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी एफ होती है, वो क्या होती है, निगेटिव होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। ठीक, चलो, तो यहाँ पर थे आपके जो है, एक बार इसे पूरा आप देख लेना, ठीक है, बढ़िया से मैं दिखा दे रहा हूँ। गोली दर्पण हमने पढ़ा, गोली दर्पण के प्रकार, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो, तो इस तरह से आप सीख गए जो है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब आपको पढ़ना है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। आइए, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। चलो, दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब बनने के नियम, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, बनने के नियम आपको पढ़ना है। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के भैया 3 नियम हैं। कितने नियम हैं, 3 नियम हैं। 4 नियम आप पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के मैं 4 नियमों में इसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, 4 नियम आपको बताएंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। चलिए, आइए इसको बता दें। ये आपका है अवतल दर्पण, ये क्या है, अवतल दर्पण है। अब ये आपका मुख्य अक्ष है, ये क्या है, ध्रुव है, ये यफ है और ये वो करता केंद्र सी है। मुख्य अक्ष, हाँ, देखो मुख्य अक्ष के समांतर, देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये आपका फोकस हो गया। ठीक है, यहाँ आपका ये फोकस। और उत्तल दर्पण में देख लो, उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में ये आपका जैसे मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये है आपका फोकस है, एफ है, और ये क्या हुआ, सी हुआ।
तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगी वो फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है ऐसे। देखो हुआ क्या, ये किरण ऐसे गई और टकरा कर ऐसे परावर्तित हो गई, लेकिन लग रहा है कि एफ से आ रही है। तो ये नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम पढ़िए, ये पूरा नियम था, इसे आप स्क्रीनशॉट लेते। पहला नियम, दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है फोकस से जाने वाली किरण क्या है, फोकस से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलो, मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर, बताते हैं आपको। ये आपका अवतल दर्पण है, ये P है, ये F है और ये C है। तो फोकस से जाने वाली किरण देखो, ये फोकस से गई, दर्पण से टकराई, परावर्तन होकर मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है इस तरह से। यहाँ उत्तल दर्पण मान लो, ले लो, ठीक है। तो फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली किरण ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है इस तरह से। ये उत्तल दर्पण की प्रक्रिया हो गई, दूसरा नियम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, इसे आप देख ले दूसरा नियम एक बार फिर से। आइए तीसरा नियम पढ़ते हैं। ठीक है, ध्रुव से जाने वाली प्रकाश किरणें अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं। ये तीसरा नियम, ध्रुव से जाने वाली प्रकाश की किरण, जाने वाली प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है, अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। वापस लौट आती है। देखो, ये किरण गई ध्रुव पे, यहाँ P है, ध्रुव से टकराई, ऐसे गई तो ऐसे वापस लौट आएगी। उत्तल दर्पण में देख लो, उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ध्रुव से अगर टकराएगी तो उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। चलिए तीसरा नियम पढ़िए, मतलब चौथा नियम, वक्रता केंद्र से जाने वाली, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। देखो, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये हुआ आपका ध्रुव, ये एफ फोकस और ये वक्रता केंद्र। देखो वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है, ये सब ऐसे दर्पण है, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग पर ये से जा रही है, टकराने के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है इस तरह से। उत्तल में देख लो, उत्तल में भी यही बात है, पी एफ और ये सी। तो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होने वाली किरण, देखो जैसे ये जा रही थी
तो अपने ही मार्ग पर क्या होती है, अपने ही मार्ग पर ऐसे ये वापस आ जाती है। तो इस तरह से आप देख लें आज आपको क्या क्या पढ़ाया गया। ये पूरे नियम है, एक बार आप तीनों नियम चारों नियम की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं छोटा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये सब नियम है, चारों नियम सब आपको दिख रहे होंगे और पढ़ लीजिए आराम से। उसके बाद मैं इसको बड़ा कर दूंगा, ठीक है, बड़ा कर दिया। अब देखिए, अब आपको बढ़िया से दिखेगा। ये एक बार मैं दिखा देता हूँ, आप सभी जो है ये पढ़ लीजिएगा कायदे से। चलिए, तो आज की क्लास फिलहाल हम लोग यहीं पर रखते हैं। आगे की चर्चा प्रतिबिंब पर जब होगी तो वो कल होगी, प्रतिबिंब के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। क्या टाइम हो रहा है, तो रखते हैं आज की क्लास हम लोग यहीं तक, आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।